आज मौसम कैसा रहेगा, शॉपिंग पे जाना है लेकिन टाइम कितना लगेगा। ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब हम अक्सर गूगल से पूछते ही रहते हैं और ऑलमोस्ट हमें सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो सोचा कि क्यों ना आज गूगल की कहानी के बारे में जाना जाए। द गूगल गाइज इनसाइड द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ गूगल फाउंडर्स लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। और इस समरी की अगर बात की जाए, इस जर्नी की बात की जाए, तो गूगल आज उन जाइंट कॉरपोरेशंस में से एक बन चुका है जो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल कंपनी के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन शुरुआती दिनों में जब अपना सर्च इंजन बेचने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें कोई बायर नहीं मिल रहा था। अगर तब उन्होंने गूगल को बेच दिया होता तो शायद आज गूगल नहीं होता, और ना ही जीमेल या गूगल क्रोम, गूगल मैप्स, एंड्रॉइड, ना ही गूगल प्ले स्टोर, हैंगआउट्स, गूगल ड्राइव, इनमें से कुछ भी नहीं होता। आप जब तक इस समरी को सुनना खत्म करेंगे, आप जान चुके होंगे कि गूगल अपने फाउंडर्स की वजह से आज इस मुकाम पर क्यों है, जहां याहू जैसे दूसरे सर्च इंजन नहीं पहुंच सके। और ऐसा क्या है जो गूगल को दुनिया पर राज करने के लिए पुश करता है। गूगल की पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 5 मिनट के लिए भी अगर इनका सर्च इंजन डाउन हो जाए तो पूरी दुनिया का इंटरनेट का यूसेज 40% कम हो जाता है। किस बात ने गूगल को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि ये शब्द अब डिक्शनरी में शामिल हो गया है। जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो कहानी कुछ यूं है कि लैरी पेज और सर्गे ब्रिन बाकी टेक जाइंट्स की तरह कोई अमीर पैसे वाले परिवार से नहीं थे और ना ही बहुत ही गरीब घर के बच्चे थे, बल्कि लैरी और सर्गे बहुत ही बुद्धिमान और पढ़े लिखे परिवारों में से थे, जहां एजुकेशन को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लैरी के पिता कार्ल पेज एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी ली। जबकि लैरी की मां ग्लोरिया पेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की टीचर थी। तो कहने की जरूरत नहीं है कि उनके बच्चों को ये सारी स्किल्स अपने पेरेंट्स से विरासत में मिली थी। लैरी सिर्फ 6 साल के थे जब उनके घर में पहला कंप्यूटर आया था। लैरी अपने स्कूल के असाइनमेंट पूरे करने के लिए एक वर्ड प्रोसेसर यूज किया करते थे और अपने असाइनमेंट जब स्कूल में दिखाया करते थे तो सब हैरान हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था कि वर्ड प्रोसेसर का इस तरह से यूज भी किया जा सकता है। लैरी जब 9 साल के हुए तो उनके बड़े भाई ने उन्हें एक बार स्क्रू ड्राइवर का सेट दिया। लैरी ने स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने घर के सारे गैजेट खोल डाले, लेकिन उन्हें वापस फिक्स करना नहीं आता था। तो उनके पेरेंट्स बड़े नाराज हुए। एक बार एक रिपोर्टर लैरी से उनके गूगल ऑफिस में टकराया और पूछा कि क्या ये बात वाकई में सच थी। तो लैरी ने कहा कि ऐसा नहीं था कि मैं उन गैजेट्स को वापस जोड़ नहीं सकता था, पर मैंने ट्राई ही नहीं किया। अपने पिता की तरह ही लैरी ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से ग्रेजुएशन की। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड से मास्टर्स की डिग्री ली। लैरी को मिशिगन यूनिवर्सिटी की तरफ से आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड भी दिया गया था। अगर आज आप उनसे पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी के टाइम में उन्होंने क्या क्या किया था, तो उनके पास बताने के लिए कई सारी बातें होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए लैरी पेज ने उन दिनों लेगो ब्लॉक्स यूज करके एक प्रिंटर बनाया था। अब आगे सर्गे ब्रिन की बात करें तो ये मॉस्को में पैदा हुए थे। लैरी और सर्गे दोनों ज्यूइश हैं, लेकिन अपनी जाति का खामियाजा सर्गे को लैरी से ज्यादा उठाना पड़ा। सर्गे के पिता एक मैथमेटिशियन थे जो एस्ट्रोनॉमर बनने का ख्वाब देखते थे। बदकिस्मती से उनका यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि यूएसएसआर में तब ज्यूइश लोगों को फिजिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की परमिशन नहीं थी। बाद में उन्होंने वो देश ही छोड़ने का फैसला कर लिया और यूएसए जाने का मन बना लिया, लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए। सर्गे के पिता ने दूसरे देश में बसने के लिए अप्लाई किया था, पर उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। और ये उन दिनों की बात है जब अपने देश को छोड़कर जाने का मतलब होता था कि इंसान अपने आदर्शों, अपने उसूलों से दूर जा रहा है। तो इस तरह सर्गे के पिता मजबूरन अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पेरिस चले आए। पेरिस में सर्गे और उनकी फैमिली को काफी लंबे समय तक रिफ्यूजियों की तरह रहना पड़ा, जब तक कि उन्हें यूएस का वीजा नहीं मिल गया। यूएस आकर सर्गे के पिता यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में प्रोफेसर बन गए।
और सर्गे जब सिर्फ 9 साल के थे तो एक बार उनके पिता अपने कलीग्स के साथ बैठकर अपने कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की शिकायत कर रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स को मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था जो उनके स्टैंडर्ड के बराबर का ही सवाल था, पर कोई भी अंडर ग्रेजुएट उस सवाल को हल नहीं कर पाया। लेकिन सर्गे ने तुरंत ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल करके दे दिया था। लेकिन उनके पिता ने उनका आंसर रिजेक्ट कर दिया, पर उनके कलीग ने कहा जवाब तो एकदम सही है। एक 9 साल के लड़के ने वो सवाल हल करके दिखा दिया था जो अंडर ग्रेजुएट्स भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। और ये पहली बार था जब सर्गे के पिता ने अपने बेटे के टैलेंट को समझा और उस दिन से वो उन्हें सीरियसली लेने लगे। उनका छोटा सा बेटा मैथ्स जीनियस था। एक बार प्रोफेसर ने कुछ थ्योरम के प्रूफ बोर्ड पर लिखे। सर्गे ने अपना हाथ उठाकर एक्सप्लेन किया कि वो प्रूफ गलत है। प्रोफेसर ने जब बोर्ड की तरफ देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वाकई में उन्होंने प्रूफ गलत लिखा था। सर्गे को बचपन से ही मैथ्स की तरफ गहरा रुझान था। एकेडमिक टैलेंट होने के बावजूद सर्गे सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर कभी नहीं रहे। वो एक एथलीट भी थे और स्विमिंग में काफी अच्छे थे। तो सर्गे और लैरी की मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में हुई थी जब दोनों वहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। स्टैनफोर्ड के शुरुआती दिनों में ही दोनों ने एक सर्च इंजन बना लिया था जिसे उन्होंने गूगल नाम दिया। लेकिन अपने इस सर्च इंजन गूगल के बेस पर वो अपनी कंपनी की शुरुआत नहीं करना चाहते थे। दरअसल वो गूगल को कमर्शियलाइज ही नहीं करना चाहते थे। कॉलेज के टाइम में सर्गे ने अपने सर्च इंजन पर एक एकेडमिक पेपर भी लिखा था। उन्होंने लिखा कि सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जरिए फंड नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि फिर सर्च इंजन उनके पक्ष में काम करेगा। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज कंपनी खुद अपना सारा रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग के जरिए ही कमा रही है। गूगल आज जो भी है वो पेज रैंक सिस्टम की वजह से है जिसे लैरी पेज ने बनाया था और जो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। एल्गोरिदम ना सिर्फ पेज को सबसे ज्यादा सर्च किए गए कीवर्ड्स के हिसाब से रैंक देता है, बल्कि ये उन सभी पेजेस को भी दिखाता है जो उनसे लिंक्ड होते हैं। जिस दिन से एल्गोरिदम बनाया गया था उसी दिन से दोनों ये देखा करते थे कि कौन से पेज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जैसे एग्जांपल के लिए उन्हें ये देख करके बड़ी खुशी हुई कि उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अपने राइवल यूनिवर्सिटी से ज्यादा पॉपुलर है। ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि एल्गोरिदम का पेटेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास है। इस इन्वेंशन की वजह से ही यूनिवर्सिटी की $1 मिलियन की कमाई हो रही थी। लैरी और सर्गे ने जब सर्च इंजन क्रिएट किया तब वो 1 सेकंड में 30 से 50 पेज ही एनालाइज कर पाते थे और 2 साल बाद वो हर सेकंड में 1000 पेजेस के आसपास एनालाइज कर सकते थे। आज देखिए गूगल 1 सेकंड के अंदर पलक झपकते ही मिलियन पेजों को एनालाइज कर लेता है अपने सर्च इंजन के नाम के लिए। शुरुआत में उन्हें कई सारे आइडियाज आए। पहले तो उन्होंने सोचा कि अपने सर्च इंजन का नाम वॉट बॉक्स रखेंगे, लेकिन उन्होंने इसे ये सोच करके हटा दिया कि ये सुनने में वेट बॉक्स जैसा लग रहा था, जैसे कोई एडल्ट वेबसाइट हो। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि वो इसे बिग नंबर नाम देंगे क्योंकि गूगल बहुत सारे वेब पेजेस को एनालाइज कर सकता था। फिर अचानक उन्हें गूगल वर्ड दिमाग में आया जो कि मैथमेटिशियन के भतीजे के नंबर 10 to the 100 पावर यानी कि 1 के आगे 100 जीरो के लिए यूज किया गया था। असल में हुआ ये कि स्पेलिंग में उनसे गलती हो गई और गूगल का गूगल बन गया। तो इस तरीके से उनके सर्च इंजन का नाम पड़ा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कंपनी एक दिन इस मुकाम पर पहुंचेगी क्योंकि पहले से ही याहू का सर्च इंजन मौजूद था जो काफी फेमस था। सबको लगता था कि इससे बेटर सर्च इंजन कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन लैरी और सर्गे जानते थे कि उन्होंने कुछ तो काम की चीज बनाई है, तो ये उनकी कंपनी का बेस नहीं था। उन्होंने गूगल को $1 मिलियन में बेचने की कोशिश की पर कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। अगर किसी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद गूगल इस मुकाम पर आज नहीं होता जहां पर है। अब क्योंकि उन्हें कोई खरीदार तो मिला नहीं, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। लैरी और सर्गे फंडिंग का जुगाड़ करने में लग गए और उन्हें सही इन्वेस्टमेंट मिला जिसके लिए उन्हें $1 लाख का चेक दिया गया। जिसने भी उस दिन गूगल में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया था आज उसकी 5 उंगलियां घी में है।
स्टैनफोर्ड, जिसके पास पेज रैंक एल्गोरिदम का पेटेंट है, उन्हें गूगल के 1.8 मिलियन शेयर मिले और स्टैनफोर्ड का प्रॉफिट है $336 मिलियन। तो ये अब तक की सबसे बड़ी रकम है जो आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने कमाई है, वो भी उस इन्वेंशन की बदौलत जो उनके कैंपस में हुआ था। गूगल के शुरुआती सारे इन्वेस्टर्स आज बिलियनियर बन चुके हैं। एक प्रोफेसर जिसने उस टाइम अपने 2 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक छोटी सी रकम उधार दी थी, उनके पास आज इतना स्टॉक है जिससे कि उनकी पूरी रिटायरमेंट कवर हो सकती है। लैरी और सर्गे ने अपने प्रिंसिपल्स और एथिक्स के बूते पर ही गूगल को आज यहां तक पहुंचाया है और उनके वर्क एथिक्स की तो बात ही क्या है। कंपनी के शुरुआती दिनों में किसी भी कैंडिडेट को हायर करने से पहले लैरी और सर्गे खुद उसका इंटरव्यू लेते थे। आज भी कंपनी की इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए दोनों खुद इंटरव्यू लेते हैं। $1 बिलियन कंपनी खड़ी करने के बावजूद दोनों कम से कम बजट वाले इक्विपमेंट लेते हैं। वो अपनी जरूरतों के हिसाब से इन कम रेट वाले इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। वैसे एक और चीज खास तौर पर बताने लायक है कि गूगल अपने प्रोडक्ट्स की कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करता है। उनका कोई भी नया प्रोडक्ट हो वो आपको इंटरनेट पर फौरन दिख जाएगा, जिसके लिए उन्हें अलग से एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बात अगर वर्क कल्चर की करें तो गूगल ने अपने ऑफिस को बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया था। इसलिए इनके बारे में अक्सर कहा जाता है यंग मेंस प्लेग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर आप लावा लैम्प, गेम रूम, वीडियो गेम जैसी फैसिलिटीज देख सकते थे, जहां एम्प्लॉयज को काम के साथ साथ रिलैक्स करने का पूरा मौका दिया जाता था ताकि वो काम पर भी घर जैसा माहौल फील कर सके। यहाँ पर मसाज चेयर्स भी रखी गई थी जहां एम्प्लॉयज रिलैक्स करते थे। यहाँ तक कि गूगल ने एम्प्लॉयज के लिए मसाज करने वालों को भी हायर किया था। फ्री का खाना और लॉन्ड्री रूम के अलावा लोकेशन पर गूगल बाइक्स भी थी जिन्हें एम्प्लॉयज एक बिल्डिंग से दूसरी तक जाने के लिए यूज करते थे। ये बाइक्स कभी भी लॉक नहीं रहती थी। कुछ लोग तो रोलर स्टेक्स या स्टेक बोर्ड पर भी काम पर जाते देखे जा सकते थे, लेकिन ये सारी सुविधाएं गूगल ने अब बंद कर दी है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती गई, इसने अपनी फैसिलिटी में कटौती करनी शुरू कर दी। गूगल अपने एम्प्लॉयज के लिए कई फैसिलिटी और बेनिफिट्स कंटिन्यू नहीं रख पाई, जैसे कि साल 2008 में उन्होंने अपने कुछ कैफेटेरिया में फ्री खाने की सर्विस भी बंद करवा दी थी। इसके लिए कंपनी ने एक्सप्लेन किया कि इतनी रात गए सिर्फ इंजीनियर काम करते हैं। एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए पहले एक डे केयर सेंटर की फैसिलिटी भी दी गई थी, तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे केयर सेंटर आज तक किसी कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया होगा जैसा गूगल का था। लेकिन उन्होंने ये फैसिलिटी भी हटा दी जब उन्हें एहसास हुआ कि हर बच्चे पर $37,000 यानी कि $37,000 खर्च हो रहे थे, जबकि दूसरी कंपनी जैसे ओरेकल और सिस्को सिस्टम्स की कॉस्ट इससे बहुत ही कम थी। अपने शुरुआती दिनों में गूगल अक्सर स्टैनफोर्ड जाकर नए एम्प्लॉयज को हायर करता था। लोग अक्सर मजाक भी करते थे कि अगर गूगल कभी बंद हुई तो सारे स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स बेरोजगार हो जाएंगे। 2002 में उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से ऑर्कुट ब्यूकॉक्टेन को हायर किया था, जिसने बाद में अपने पास टाइम प्रोजेक्ट में सोशल नेटवर्किंग साइट ऑर्कुट बनाई थी। गूगल को 20% टाइम के लिए भी जाना जाता है। वीक में एक बार सारे एम्प्लॉय से कहा जाता है कि वो उस चीज पर फोकस करे जो वो सबसे ज्यादा करना चाहते हैं, चाहे वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या अपनी टीम बना सकते हैं या फिर जो भी हो वो कर सकते हैं। उन्हें रेगुलर प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। वो जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गूगल का हायरिंग प्रोसेस बहुत ही खतरनाक है। कैंडिडेट को हायर करने से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज से गुजरना होता है। एक हायरिंग कमेटी है जो रेगुलर बेसिस पर मीटिंग करती है ताकि हायरिंग प्रोसेस में सुधार किया जा सके। गूगल हमेशा सबसे स्मार्ट लोगों को हायर करने की कोशिश करती है जिनके पास मल्टीपर्पज स्किल्स हो। लैरी खुद कुछ इंटरव्यू लेते हैं, ऑलमोस्ट सारे इंजीनियर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं जिन्हें जॉब पर रखा जाता है। गूगल यंग लोगों को हायर करने पर फोकस करता है। उनका मानना है कि यंग जनरेशन कम सैलरी में ज्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि गूगल में एक्सपीरियंस की उतनी वैल्यू नहीं है। क्योंकि लैरी और सर्गे खुद भी अनएक्सपीरियंस्ड ही थे जब उन्होंने गूगल शुरू किया था। इसी वजह से एक बार एक आदमी को जो लगभग 30 के आसपास का था और पहले कोका कोला में इंटरैक्टिव बिजनेस हेड था, उसे गूगल में जॉब नहीं मिल पाई।
ज्यादातर लोग जो गूगल के लिए काम करते हैं वो 30 साल से कम उम्र के हैं। एम्प्लॉय इश्यूज के अलावा एडवर्टाइजिंग गूगल के लिए शुरू से ही चिंता का रीजन रहा है। उन्होंने एड्स को हमेशा से ही सर्च रिजल्ट से दूर रखा है, जबकि बाकी सर्च इंजन जैसे कि याहू या आस्क ने ऐसा कभी नहीं किया। लैरी और सर्गे मानते हैं कि सर्च रिजल्ट को एडवर्टाइजिंग से प्रभावित करना, यानी उस पर असर डालना, चीटिंग है। गूगल की यही क्लीन एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी उनकी सक्सेस का राज है। साल 2006 में गूगल के इंजीनियर्स इन दोनों से मिले और इमेज सर्च रिजल्ट के साथ एड्स को रखने का प्रपोजल सामने रखा। उन्होंने कहा कि इससे और $80 मिलियन रेवेन्यू बढ़ जाएंगे। लैरी का इस प्रपोजल को लेकर के एक सिंपल सा सवाल था, क्या अभी हम ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे? ये प्रपोजल सीधा रिजेक्ट कर दिया गया था। अपनी क्लीन एडवर्टाइजिंग को लेकर के गूगल की इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी गूगल के स्टॉक की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उतनी स्मूथ नहीं रही। गूगल के स्टॉक्स पब्लिक होते इससे पहले ही खबर फैल गई थी कि गूगल $1 मिलियन का प्रॉफिट कमा रही है। तो क्या इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी कुछ इसी तरह की खबरें उड़ा रही थी। गूगल को खरीदने से पहले सोचिए, गूगल आईपीओ दमदार नहीं लग रहा है। लेकिन किस्मत से इस गलत पब्लिसिटी का गूगल को फायदा ही पहुंचा। इन सारी हेडलाइंस के चलते लोगों ने ज्यादा से ज्यादा गूगल यूज करना शुरू कर दिया, जिससे इसके मार्केट शेयर में इजाफा हुआ। और अपनी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के चलते गूगल ने डिसाइड कर लिया था कि वो चाइना में भी अपना ऑपरेशन सेट करेंगे। यानी गूगल अब चाइना के स्ट्रिक्ट सेंसरशिप रूल्स के साथ अग्री करने को तैयार था। कई लोगों ने तब गूगल पर बुरा होने का टैग भी लगा दिया था, जबकि उल्टे गूगल अपनी एथिक्स पॉलिसी पर और भी ज्यादा ध्यान दे रहा था। अपनी वेबसाइट पर लिस्टेड 10 चीजों को गूगल ने सच पाया है। इसमें प्रिंसिपल नंबर 6 है, जो कहता है कि आप बिना गलत काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनी का आदर्श वाक्य भी है, बुरे मत बनो। सेंसरशिप एक पहलू है जिस पर काफी बहस होती है। कई देशों में कई तरह की सेंसरशिप पॉलिसी काम करती है, जहां एक और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश में पब्लिक अपने लीडर को बुरी तरह ट्रोल करती है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड जैसे देश भी है, जहां राजा का अपमान करने के खिलाफ कड़े कानून है। इसी कारण थाईलैंड में राजा के खिलाफ बनाए गए वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाता है। और एक बार तो टर्की के ऑफिसर ने गूगल से एक वीडियो पर दुनिया भर में बैन लगाने की अपील की थी, जिसमें मॉडर्न टर्की के फाउंडर मुस्तफा केमल अतातुर्क का अपमान किया गया था। गूगल ने अपनी तरफ से सिर्फ टर्की में इस वीडियो को बैन किया था। हालांकि टर्किश ऑफिसर की डिमांड थी कि वीडियो को पूरी दुनिया में बैन कर दिया जाए, लेकिन गूगल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि टर्किश सेंसर ने पूरे यूट्यूब को ही अपने देश में ब्लॉक कर दिया। और चाइना में तो सेंसरशिप का लेवल इससे एक कदम आगे ही है। एक बार चाइना ने याहू को एक कस्टमर की डिटेल बताने के लिए कहा, जिसने चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था। याहू को मजबूरन लीगली सारी जानकारियां देनी पड़ी और उस आदमी को 10 साल जेल की सजा हो गई। गूगल चाइना में उनकी पॉलिसी को लेकर के हमेशा अलर्ट रहता है। 2006 में गूगल ने एक चाइनीज बेस्ड सर्च इंजन लॉन्च किया, google.cn. गूगल इस वेबसाइट पर रिजल्ट को सेंसर नहीं करता है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना नाम के एक फिल्टर का यूज करके ऐसे किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। चाइना के पास एक और सर्च इंजन है जिसने गूगल को चाइना में ओवरटेक किया है, जिसका नाम है बाइडू। गूगल शुरू में बाइडू के स्टेक्स को खरीदना चाहता था, पर अंत में उन्होंने खुद अपना ऑपरेशन शुरू करने का डिसीजन लिया, जिसका मतलब था कि चाइनीज सेंसरशिप के आगे घुटने टेकना। इस डिसीजन ने गूगल की इमेज को काफी धक्का पहुंचाया और इंटरनेट कम्युनिटी ने अनाउंस कर दिया कि फाइनली गूगल भी दुष्ट कॉरपोरेशन की रैंक में शामिल हो गया है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हर साल गूगल को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन उनका प्रपोजल हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक ऐसी ही एनुअल मीटिंग के दौरान एक आदमी ने सर्गे को कहा कि उनकी पॉलिसी के चलते लोग दूसरे सर्च इंजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस पर सर्गे ने पूछा, कौन से सर्च इंजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? तो रिपोर्टर्स से कुछ जवाब देते नहीं बना। उसने हकलाते हुए कहा कि याहू। ये सुनकर सर्गे बोले, ये वही कंपनी है ना जिसने चाइनीज गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन लीक की थी, जिसके चलते एक आदमी को 10 साल की सजा हो गई थी। तो इस तरीके
किसी गूगल ने अपने चाइना ऑपरेशन में एक फीचर शामिल किया है जिससे यूजर को पता चल जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हटाई गई है। हालांकि वो सेंसर्ड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर सकते, पर इतना तो यूजर को पता चल ही जाता है कि इंफॉर्मेशन हटा दी गई है। तो ये एक तरह से गूगल की ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी है जो चाइनीज यूजर्स ने पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो सेंसरशिप ज्यादातर कॉपीराइट के रूल्स तोड़ने के खिलाफ ही होता है। सेंसरशिप के अलावा एक और मुद्दा है जिसकी वजह से गूगल की इमेज खराब हुई है, वो है प्रिवेसी। गूगल उन लोगों के बारे में काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो उसकी सर्विस यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गूगल देखता है कि लोग किस टाइप के एड्स पर क्लिक करते हैं, क्या आइटम सर्च करते हैं, कौन सी वेबसाइट पर जाते हैं और तो और ईमेल में क्या लिखते हैं। इस डेटा की हेल्प से ये अपने कस्टमर्स को उनके हिसाब से डेटा प्रोवाइड कराते हैं। जिस एग्जांपल के लिए आपने गौर किया होगा, किसी बुक या मान लो कोई कुकर आप सर्च कर रहे थे और बाद में आपको उसी से रिलेटेड ढेर सारे एडवर्टीजमेंट नजर आते हैं। तो जब हम कहते हैं कि गूगल हमारा डेटा यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई वाकई में हमारे मेल्स को पढ़ रहा है, बल्कि इसका सीधा ये मतलब है कि एक कंप्यूटर है जो हमारा डेटा प्रोसेस कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारा डेटा कभी भी हैक हो सकता है। गूगल के लिए अपनी सर्विस डिलीवर करने के लिए डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग उसकी नीयत पर हमेशा शक करते हैं। गूगल चाहे तो ये इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजर्स या दूसरी कंपनी को बेच सकता है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि गूगल वाकई में ऐसा करता है। लैरी और सर्गे हमेशा से यही वादा करते रहे हैं कि जब तक चार्ज उनके पास है, गूगल किसी कस्टमर की जानकारी नहीं बेचेगा। लेकिन अगर कंपनी से लीगल मुद्दों में इंफॉर्मेशन बताने को कहा जाएगा तो फिर गूगल के पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरी कंपनीज के मुकाबले गूगल की अपनी एक रेपुटेशन है कि वो अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी का ध्यान दूसरों से बेहतर रखते हैं। 2005 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को नोटिस जारी करके इंटरनेट पोर्नोग्राफिक लॉ का हवाला देते हुए कहा कि कस्टमर्स की सर्च और यूआरएल से रिलेटेड सारा डेटा उन्हें दिया जाए। जहां बाकियों ने तुरंत सारा डेटा उनके हवाले कर दिया, वहीं गूगल ने अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। उन्होंने कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया और बाद में सिर्फ वेब एड्रेस तक लिमिटेड रखते हुए डेटा प्रोवाइड किया गया। उन्होंने कीवर्ड्स पर बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी जो लोग सर्च के लिए यूज करते थे। तो सर्च इंजन के अलावा गूगल के कई और भी प्रोजेक्ट्स हैं। जब ये लोग स्टैनफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे तब लैरी और सर्गे एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी बनाना चाहते थे, लेकिन अपने सर्च इंजन पर बिजी होने की वजह से उन्होंने अपना आइडिया होल्ड पर रख दिया। फिर उन्होंने प्लान किया कि अपने इस सपने को 2022 तक हकीकत बना देंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि फिजिकल बुक्स को डिजिटल फॉर्म में कैसे उतारा जाए। दोनों ये सोचकर के बड़े परेशान थे कि दुनिया की सारी किताबों को स्कैन करके फिर डिजिटाइज करने में कितना समय लगेगा। उन्होंने एक बुक को स्कैन करके शुरुआत करने की सोची। इसके लिए उन्होंने 300 पेजेस की एक बुक, एक कैमरा और टाइम रिकॉर्ड करने के लिए एक मेट्रोनॉम लिया। उन्हें 300 पेजेस वाली बुक को स्कैन करने में 40 मिनट लगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जाएंगे जो कि सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी ने लैरी और सर्गे को बताया कि 7 मिलियन बुक्स की डिजिटाइजेशन के लिए 1000 साल का समय लगेगा। इस पर लैरी ने कहा कि वो इसे सिर्फ 6 साल में कर सकता है। लैरी ने एक रोबोटिक्स इंजीनियर हायर किया जो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बड़ी रेयर चीज थी। रोबोटिक्स इंजीनियर को एक रोबोटिक पेज टर्नर और स्कैनर बनाने के लिए कहा गया। एक ऐसा पेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बनाया गया जो किसी भी तरह के फॉन्ट और साइज को 430 से भी ज्यादा भाषाओं को पहचान सकता था और उनकी इस पहल में ऑक्सफोर्ड गूगल का पहला पार्टनर बना। तो आज गूगल के जरिए 7 मिलियन बुक्स डिजिटाइज की जा चुकी है। इतने प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोवाइड कराने के बावजूद भी लैरी और सर्गे आज भी इसी बात पर जोर देते हैं कि गूगल मेनली एक सर्च इंजन कंपनी है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? पीसी एप्लीकेशन, ईमेल यानी कि जीमेल, सेलफोन यानी कि नेक्सस सीरीज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, सोशल नेटवर्क यानी गूगल प्लस हैंगआउट जैसे इतने सारे प्रोडक्ट क्या सर्च इंजन की कैटेगरी में आते हैं? कई लोग गूगल को अपने कोर गोल्स की लिमिट क्रॉस करने के लिए भी क्रिटिसाइज करते हैं।
गूगल कहती है कि उनका पहला फोकस सर्च है, पर वो अपने एम्प्लॉयज को अपने 20% टाइम में जो चाहे वो करने की छूट भी देते हैं। गूगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा सुपर नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हर रोज फैलता ही जा रहा है। गूगल ने अब तक कितने कंप्यूटर इंस्टॉल किए हैं ये एक राज है। सर्गे ने सिर्फ इतना हिंट दिया था कि ये नंबर 10,000 से ऊपर है, लेकिन रिसर्च करने वाले जितना टाइम अपने कंप्यूटर इक्विपमेंट्स पर बिताते हैं उसके बेसिस पर उन्हें पता चला कि ये नंबर 1 मिलियन से भी ज्यादा हो सकते हैं। गूगल ने डेटाबेस भी क्रिएट किया है जहां किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे किसी भी इंजीनियर की जानकारी मिल जाएगी, जिससे कोई भी इंजीनियर जब चाहे ये चेक कर सकता है कि कंपनी में दूसरे लोग किस प्रोजेक्ट पर क्या काम कर रहे हैं और वहां पर अपने कमेंट्स भी दे सकता है और दूसरों के कमेंट्स को रेट भी कर सकता है। गूगल ने जोर देकर यह भी कहा कि वो कंटेंट प्रोड्यूसिंग वेबसाइट नहीं है, क्योंकि 2008 में गूगल को यूट्यूब खरीदने पर क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन गूगल इसी बात पर जोर देती रही कि ये सिर्फ दूसरों को अपना कंटेंट शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है, ना कि खुद कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है। यूट्यूब को खरीदने के बाद गूगल मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि वाईकॉम ने यूजर्स को अपनी वीडियो पर कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल करने की परमिशन देने के लिए $1 बिलियन का मुकदमा दायर किया। गूगल की कई सेलफोन कंपनीज के साथ भी लड़ाई छिड़ी। सेलफोन कंपनीज आमतौर पर यही चाहती है कि उनकी यूजर्स उनके एप्लीकेशन को ही यूज करे, जो कि अक्सर सॉफ्टवेयर कंपनी के मुकाबले लो क्वालिटी के होते हैं। लेकिन गूगल इस बारे में हमेशा ओपन रही है और ये बात मीडिया ने काफी बढ़ा चढ़ाकर फैला दी थी। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज गूगल को हमेशा एक खतरे की तरह देखती आई है। इंटरनेट के दिन ब दिन बढ़ते इस्तेमाल से जो लग्जरी सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड कराती है काफी ज्यादा होती है, जिसका टेलीकम्युनिकेशन कंपनी कोई मुकाबला नहीं कर सकती। गूगल के पास हजारों मील फाइबर ऑप्टिकल केबल है और उसने एक सेलफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड भी डेवलप किया है, जो 2008 में अनाउंस हुआ था, जो कि पहला ऐसा फोन है जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल G1 फोन यूज किया है। तो गूगल एग्जीक्यूटिव्स फिर से यही कहते रहे हैं कि गूगल कोई फोन कंपनी नहीं है, जबकि सच तो ये है कि अगर गूगल चाहे तो एक फोन कंपनी भी बन सकती है। हजारों मीटर फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल डेटा ट्रांसमिट करने और डिले को कम करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है काम को 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा करना। इसके अलावा क्या कुछ और है जो गूगल करता है? बेशक है। गूगल के एक एम्प्लॉय को एक आइडिया आया था कि अगर पूरे शहर को ही वाईफाई एक्सेस फ्री में दिया जाए तो कैसा रहेगा। वैसे भी गूगल के एम्प्लॉयज को अपनी यूनिक आइडिया शेयर करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो कुछ भी सोच सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को के मेयर को इस आइडिया के साथ जब अप्रोच किया गया तो उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन दूसरी कंपनीज भी बीच में ये कहते हुए कूद पड़ी कि वो बिना एडवर्टीजमेंट के इससे बेहतर डील दे सकती है। कुछ लोगों का कहना था कि इससे रेडिएशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। गूगल के पास ये लॉजिक था कि सेलफोन की रेडिएशन वाईफाई के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है और इन सभी पॉलिटिकल बहस के चलते ये आइडिया कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। हालांकि पूरे सैन फ्रांसिस्को शहर में फ्री वाईफाई कनेक्शन नहीं है, पर कुछ सर्कल ऐसे हैं जहां पर फ्री वाईफाई एक्सेस किया जा सकता है। गूगल का मकसद इसकी शुरुआत करना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अपना आइडिया किक स्टार्ट करना चाहता था और उनके इस विजन को फॉलो करते हुए कई जगहों में फ्री वाईफाई सिस्टम इंस्टॉल किए गए, जिनमें फिलाडेल्फिया, ह्यूस्टन, शिकागो, एटलांटा और बॉस्टन जैसे काफी सारे शहर शामिल हैं। गूगल की अपनी एक फिलांथ्रोपिक यानी जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसे google.org कहा जाता है। 3 साल की दौड़ धूप के बाद लैरी और सर्गे को एक ऐसा इंसान मिल ही गया जिस पर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी सौंप सकते थे। उन्हें डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट मिले, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन में स्पेशलिस्ट है। वो भारत में स्मॉल पॉक्स को जड़ से खत्म करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो दुनिया भर में ब्लाइंडनेस यानी दिखाई ना देने की तकलीफ को ठीक करने के लिए भी काम कर चुके हैं। जब उन्होंने पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना तो गूगल फाउंडेशन को कॉल किया। उस समय वो श्रीलंका में थे। उन्हें हिंदी न्यूज़पेपर की कटिंग मिली थी जिसे उन्होंने ट्रांसलेट किया। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक ईमेल भेजा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद वो ईमेल एड्रेस गलत था।
जब वो यूनाइटेड स्टेट्स लौटने की तैयारी कर रहे थे तो लैरी और सर्गे ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन्हें अपनी फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया। Google.org के गूगल स्टॉक में 3 मिलियन शेयर्स है, जिनकी कुल कीमत $1 बिलियन से भी ऊपर है। लैरी ब्रिलियंट ने Google.org को एक प्रोग्राम क्रिएट करने में हेल्प करके बहुत बड़ा योगदान दिया है, जहां इन्फेक्शियस बीमारियों को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि उनके फैलने के बाद फिर उसका इलाज किया जाए। लैरी और सर्गे दोनों ही स्पेस ट्रैवल का शौक रखते हैं। दोनों ने एक अग्रीमेंट किया है कि वो नासा के साथ मिलकर के एक कॉर्पोरेट कैंपस बनाएंगे। 2007 में गूगल ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, गूगल लूनर एक्स प्राइज, जहां गूगल ने वादा किया था कि जो भी चांद पर बिना किसी इंसान वाले रोवर को उतारेगा और वहां से 1 गीगाबाइट इमेज धरती पर भेजेगा, उसे $30 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मार्स पर ट्रिप भी प्लान किया, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विर्गल। वेबसाइट में इसकी सारी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से दी गई है। धरती पर कई सारी समस्याएं हैं और अब वक्त आ गया है कि इंसानों को प्लान बी के बारे में सोचना होगा। इसलिए 2014 से वर्जिन के फाउंडर रिचर्ड ब्रेंसन और गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन इंसानी इतिहास में सबसे बड़े और रोमांचक एडवेंचर्स में से एक पर हजारों यूजर्स को लीड करेंगे। प्रोजेक्ट विर्गल मंगल पर पहली परमानेंट इंसानों की कॉलोनी। ये 100 साल का प्लान है, जिसके लिए पार्टिसिपेंट्स को 30 सेकंड का एक यूट्यूब वीडियो सबमिट करना होगा कि वो मार्स पर क्यों जाना चाहते हैं। अगर आप सिलेक्ट हुए तो हो सकता है कि आने वाले 20 सालों में आप लैरी और उनकी टीम को मार्स पर ज्वाइन कर सके। लैरी और सर्गे दोनों ही कार के बड़े शौकीन हैं और अपने इसी शौक के चलते दोनों ने टेस्ला मोटर्स में भी इन्वेस्ट किया है और दोनों के पास एक से बढ़िया एक गाड़ियां हैं। गूगल ने $3.9 मिलियन 23andMe नाम की एक बायोटेक कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है, जिसकी को फाउंडर सर्गे की पत्नी एनी वॉट्सकी है। कंपनी ने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिससे लोग अपना जेनेटिक सिस्टम का खुद पता लगा सकते हैं और उसके हिसाब से उन्हें दवाइयां भी रिकमेंड की जाती है। गूगल के इंजीनियर्स भी अपने अलग अलग आइडियाज और इनोवेशंस लेकर आते हैं, जिसमें मेल गॉगल्स, जीमेल का ड्रंक मेल प्रोटेक्टर शामिल है। जब इस फीचर को चालू किया जाता है तो ये चेक करता है कि कहीं लेट फ्राइडे नाइट को आप नशे की हालत में अपनी गर्लफ्रेंड, बॉस या किसी और को ऐसी कोई ईमेल ना भेज दे जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। इसमें आपको मेल भेजने से पहले कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और ये प्रोग्राम सिर्फ वीकेंड्स पर ही एक्टिव होता है। तो गूगल और इस बेशुमार दौलत के साथ लैरी और सर्गे के पास ऐसी पावर आ गई है कि वो चाहे तो चीजों का रुख बदल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हैरी पॉटर के पास आ गई थी जब उसके हाथ में जादुई छड़ी आ गई थी और उसे पता चला था कि वो एक जादूगर है। हैरी पॉटर की कहानियों की तरह ही आप उनसे ऐसी बेमिसाल और हैरत अंगेज चीजों की उम्मीद कर सकते हैं। और इसी लाइन के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि हमने इस कहानी से क्या कुछ सीखा। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी से हमने सीखा कि 2 मिडिल क्लास बच्चों ने कैसे गूगल जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। इस समरी में हमने ये भी सीखा कि कैसे एजुकेशन किसी की लाइफ को चेंज कर सकती है। प्रोफेशन से तो सर्गी और लैरी दोनों इंजीनियर्स हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना भी जानते हैं, उसके बिजनेस एस्पेक्ट को भी जानते हैं, तभी तो ये एक अमेजिंग कंपनी बना पाए हैं। इन दोनों ने अपने एथिक्स को बरकरार रखा और कस्टमर्स की नीड को ही हमेशा पहले प्रेफरेंस दी। आई होप हमारे इंडिया के फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स यानी कि आप भी बड़ा सोचेंगे। वैसे इन्हीं बहुत सारी अच्छी और प्यारी प्यारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है और हमारी जर्नी तो हर एक समरी के साथ 2 कदम आगे ही बढ़ती है। तो हमें पता लगाना चीजें इतनी भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें करना बहुत जरूरी है, उनके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि इन दोनों ने किया, तो आप भी कर सकते हैं। वैसे ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।